चुनाव का क्या इरादा है? क्या आप लड़ेंगे? पार्टी लड़ाएगी? एक उन्होंने ही कहा या पार्टी ने एक तय किया, लेकिन आज 73 साल की उनकी उम्र हो गई। एक 75 का फार्मूला है ना, तो मान लिया अभी मैं 73 का हूँ, आज मैं 73वें वर्ष में चल रहा हूँ। और जहाँ तक पार्टी, कोई जरूरी नहीं कि ये 75, तो एक मान लिया ये है कि कितना आदमी फिट है। इंडिया गठबंधन एक और आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए 2024 होने जा रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि 1 to 1 वाली लड़ाई का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज ग्राउंड पे कहीं नहीं रह गई। न उनका कोई संगठन है, न कोई उनका नेतृत्व है। समझता हूँ कि मैं पिछले 50 वर्षों से न मैंने चाय पिया, न कॉफ़ी पिया, न मैं नॉनवेज खाता हूँ, न मैं अल्कोहल लेता हूँ, न मैं सिगरेट पीता हूँ। देश के जो 50 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक टॉप हीरोइन की तरीके से जिसका रहा हो, कई पीढ़ियों के लोग, मतलब राज कपूर के साथ भी उन्होंने एक्टिंग की, उनके बेटे के साथ भी एक्टिंग की, तो इतना लंबा कालखंड हो। मेरी कमेटी में जब बैठती थी तो मथुरा के विकास के लिए जिस तरह की उनको चिंता थी, सन था कि योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि अखिलेश यादव। तो यहाँ तो अखिलेश यादव को अगर जीतते तो मुख्यमंत्री बनते, तो अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता ने इनको नकार दिया तो मोदी जी के मुकाबले लोकसभा ही कहाँ स्टैंड करते हैं। कांग्रेस अपने रास्ते से भटक रही है, कांग्रेस अपने मूल्यों से, कांग्रेस अपने कार्यशैली, संस्कृत परंपराओं। ये बात मैं लगातार सोनिया गांधी जी को कहता था। राजनीति में फिट होना कितना जरूरी है और कोई राजनेता कितना फिट है, इस पर लगातार चर्चा होती है, बहस होती है। राहुल गांधी फिट हैं कि नरेंद्र मोदी फिट हैं कि अखिलेश यादव फिट हैं? लेकिन हम आपको आज बीजेपी के उस सांसद से मिला रहे हैं जिसका फिटनेस इस वक्त एक मिसाल है। वो एक और नाम से जाने जाते हैं और वो हैं उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगदम्बिका पाल जी से, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर और यूपी तक में हमारे खास मेहमान हैं आज, और आज इनसे हम कई सवाल पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप लगातार सियासत में है। कांग्रेस के अलावा आप लोगों ने जो अपनी कांग्रेस एक बनाई थी, वो बीजेपी, कई पार्टियों के बाद आप बीजेपी में, और बीजेपी में आप सिद्धार्थनगर से सांसद भी हैं। आपके फिटनेस का राज क्या है? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार आप सुबह दिल्ली होते हैं, फिर कभी सिद्धार्थनगर होते हैं, कभी लखनऊ होते हैं, कभी पूरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, क्षेत्र में भी होते हैं और देश में भी होते हैं। आखिर इतना ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी उम्र भी 72-73 इस वक्त पहुंच चुकी है। अभिषेक, ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मतलब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि फिटनेस का राज क्या है, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर उत्तर दे लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आप एज की बात करते हैं, एज इज ओनली नंबर। मतलब मेरी ये बात लोग कहते हैं ना, उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत से आप यंग को देखेंगे, कुछ देर काम करेंगे तो कहेंगे अब हम टायर्ड हो गए और अब थोड़ा रेस्ट कर लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। तो अब मुझे लगता है कि किसी के फिटनेस में एज तो कोई बाधा है नहीं। दूसरी बात, फिटनेस के लिए आपको अपनी लाइफ को एक रेगुलेट करना पड़ता है। अब मैं समझता हूँ कि मैं पिछले 50 वर्षों से न मैंने चाय पिया, न कॉफ़ी पिया, न मैं नॉनवेज खाता हूँ, न मैं अल्कोहल लेता हूँ, न मैं सिगरेट पीता हूँ। और चाहे रात को मैं 2 बजे 3 बजे अक्सर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लौट के आता हूँ, क्योंकि दिन में तो कार्यक्रम रहते हैं, रात को मैं शादियाँ भी, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर लूँ। लेकिन मैं 3 बजे भी आऊँगा तो सुबह मैं उठ जाऊँगा, और जब तक मैं कम से कम 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे मैं 5-6 किलोमीटर वॉक नहीं कर लूँगा, तब तक फिर नहीं। अगर कोई देर भी हो गई तब भी मैं इसकी परवाह नहीं करता, धूप निकल आई है या अब कैसे करूँ। तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक तरह से एनर्जी देता है, मुझे चार्ज करता है। और जब खाने पे भी, आखिर हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आप यकीन करेंगे कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, कमेटीज़ की मीटिंग होती है, लेकिन कुछ भी स्नैक्स सर्व होता मैं नहीं खाता हूँ। या दिन भर हम क्षेत्र में चलते हैं तो लोग क्षेत्र में कहीं चाय, कहीं समोसे,
मैं कभी नहीं ना चाय लेता हूँ ना कुछ खाता हूँ। तो मुझे दोपहर में एक बार, वो भी घर पे नहीं नसीब होता, टिफ़िन में 2 रोटी सब्जी रख दी गई, और वो कभी 12 बजे कभी 2 बजे, खाने का मैं रेगुलर नहीं हूँ। आपने अपने हेल्थ का राज तो बताया कि खान पान में आप बहुत ज़्यादा संयमित हैं, आप लगातार चलते हैं, सोना और जागना आपके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता, एक वक्त है जब आप जगते हैं। लेकिन आपने एक शब्द, एक बात का आपने जिक्र किया, वो ये कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो आज जबकि सियासत में इस वक्त है कि नंबर जो है उससे अब एज देखा जा रहा है कि भाई अगर आप 71 के हैं कि 72 के हैं, 75 के हैं, 76 के हैं। और बीजेपी ने तो बकायदा एक लाइन खींच दी है 75 प्लस वाला। तो क्या माना जाए, क्योंकि आप फिट भी हैं और 73 साल आपकी उम्र भी है, 2024 से चुनाव भी है, बहुत सारी चर्चा है कि हेमा मालिनी हैं, आप हैं, महेंद्र पांडे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उस ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो 2024 के चुनाव का क्या इरादा है, कि आप लड़ेंगे, पार्टी लड़ाएगी? देखिए, चुनाव एक अलग चीज़ है, और काम करने का पैशन हो, जुनून हो, एक अलग चीज़ हो। अब देखिए, मैं परसों भी लखनऊ में आया था, मेरी मीटिंग थी, मैं मुख्यमंत्री से मैंने टाइम मांगा था क्षेत्र की कुछ इशू है। फिर दूसरे दिन मिशन शक्ति का था, तो मैं 3 बजे रात को उठ के यहाँ से गया सिद्धार्थनगर, 8:30 बजे स्टेडियम से मिशन शक्ति की रैली थी महिलाओं की, फिर 11 बजे से वहाँ थी। अभी आपने हेमा मालिनी का जिक्र किया, कल उनका 75वां जन्मदिन था, तो मैं फिर 4 बजे मैं गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ के मैं उनके उस कार्यक्रम में गया, क्योंकि हम लोग एक साथ कमेटी में हैं, अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में थे, मैं चेयरमैन था, वो मेंबर थी। अब अगर आपने एज की बात कही, आप सोचिए कि 75 की वो हो गई हैं, और आज भी चाहे आप उनको केंट आर ओ के, आपके आज तक के विज्ञापन भी देख लीजिए, अन्य विज्ञापन, या हाउस में भी जब आती है, तो आप यकीन करिए कि केवल वो एक डिसेंट या फिट मतलब अपनी नहीं है, बल्कि मेंटली और फिजिकली भी अलर्ट है। अपने हाउस की चीज़ों को किस तरह से पार्लियामेंट में उठाती है। एक देश के जो 50 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक टॉप हीरोइन की तरीके से जिसका रहा हो, कई पीढ़ियों के लोग, मतलब राज कपूर के साथ भी उन्होंने एक्टिंग की, उनके बेटे के साथ भी एक्टिंग की, तो इतना लंबा कालखंड हो। मेरी कमेटी में जब बैठती थी तो मथुरा के विकास के लिए जिस तरह की उनको चिंता थी, तो मुझे लगता है कि मैं गया और मैं सुबह लखनऊ लौट आया। तो आपको अगर काम करने का जुनून है, तो आप ये सोचिए कि मैं मोदी जी का उदाहरण देता हूँ, एज उन्होंने ही कहा या पार्टी ने एक तय किया, लेकिन आज 73 साल की उनकी उम्र हो गई। आप देखते होंगे कई बार उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लीजिए, चाहे जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या ऋषि सुनक को, ये लोग 6 महीने में एक छुट्टियों के लिए वीकेंड लेते हैं, या ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब ही हैज गॉन ऑन हॉलीडे। आप देखिए 9 साल से प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से, छुट्टियां तो छोड़ दीजिए, वो इस तरह से दूसरे देशों का प्रोग्राम बनाते हैं कि उनको दिन में ना ट्रेवल करना पड़े। मतलब एक कंट्री से मीटिंग ख़त्म करें, फिर रात को उनका ट्रेवल एयर में हो, जहाज़ में हो, और फिर जब उतरे तो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मीटिंग या जो और ऑफिशियल मीटिंग। तो सवाल यह है कि जिसका नेता अगर इस तरह से काम कर रहा है, तो आप ये चीज़ें नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि हमारे लिए देश बड़ा है, प्रधानमंत्री का पद नहीं, हमारे लिए सांसद नहीं है। आखिर इस एज में हम 5 बार विधायक रह लिए, 3 बार से मैं सांसद हूँ। आज मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या है, मेरे में जुनून है कि हमारा जनपद एक आकांक्षा जनपद है। मोदी जी ने एक नीति आयोग को कहा भाई कि जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इस पैरामीटर पे अगर पिछड़ा हुआ है। तो हमारा सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि 75 वाला फॉर्मूला जो है आप जैसे सांसदों पर नहीं लगेगा? ऐसे लोग जो अलर्ट हैं, जो जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो लगातार एक्टिव हैं, ये एक पार्टी ने जो बनाया था 75 प्लस ऐसे लोगों को रिटायर करो, वो लगता है कि ऐसे सांसद, वैसे आप अभी 75 नहीं हुए हैं, आप 73 के आसपास हैं, तो 24 का जो चुनाव होगा वो आप लोगों पर नहीं ये फॉर्मूला लगाया नहीं, जाएगा? देखिए ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन आपने खुद सवाल किया, जवाब दिया। एक 75 का फार्मूला है ना, तो मान लिया अभी मैं 73 का हूँ, आज मैं 73वें वर्ष में चल रहा हूँ, और जहाँ तक पार्टी, कोई जरूरी नहीं कि ये 75, तो एक मान लिया ये है कि कितना आदमी फिट है।
आप देखते हैं हमारी पार्टी में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 35 साल के हैं कि 40 साल के हैं कि 45 साल के हैं। अगर जनता की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे तो हमारी यहाँ पे होता है कि लोगों को काम दिया जाता है रेगुलर, संगठन के काम भी, केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की योजनाओं को, उसको डिलीवरी यहाँ प्रशासन तक हम नहीं सीमित रखते। भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस अगर अन्य पार्टियों से भिन्न है तो ये मान लीजिए भाजपा में यह है कि जो डिलीवरी हो रही है प्रशासन से या शासन के द्वारा, चाहे केंद्र की योजना चाहे प्रदेश, वो डिलीवरी ग्राउंड पे बेनिफिशरीज को, लाभार्थी को पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसको लेके कंटिन्यूस एक प्रोग्राम होता है। आप देखते हैं चाहे अभी आपने पीएम विश्वकर्मा देखा कि लोगों को टूल्स बांटे गए, या अभी जैसे जो मिशन शक्ति में कि जो भी कन्याएं पैदा हुई उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा, तो 100% उनका रजिस्ट्रेशन हो। अब कल एक नीति बनाई है, हमारे मनोज सिंह जी ने भी चिट्ठी अपने डिपार्टमेंट ग्राम विकास में भी भेजा है, शहरी नगर विकास में। तो ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि सभी को योजनाओं का लाभ मिले, और उन योजनाओं का लाभ मिले तो जिससे कि तो हम लोगों को लगातार तो हमारा मूल्यांकन भी होता रहता है, जनता भी करती है, पार्टी भी करती है, तो हमारे यहाँ कई पैरामीटर हैं। तो आपको लगता है कि 2024 में आप दोबारा फिर वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, फिर आप सिद्धार्थनगर? देखिए, हमारा 2024 में ये दृष्टिकोण है कि अगर आज G20 की एक कॉन्फ्रेंस हुई, कभी सोचा था कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री को दुनिया की वैश्विक चुनौतियों में समाधान मान रहे हों, आज उन्होंने अगर एक स्टैंड यूक्रेन और रसिया पे लिया, या चाहे हमास के और इजराइल पे, आज पूरी दुनिया उनके उस कदम को सराह रही है। तो हमारा तो पहला दृष्टिकोण ये है कि 2024 में भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। अब सरकार बनाने के लिए स्वाभाविक एक पार्टी जिनको भी तय कर देगी उनको किस तरीके से हम एक एक कैंडिडेट को जिता के भेजें, क्योंकि आज ज़रूरत है भारत को मजबूत होने की। इसलिए नहीं, भारत आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इस तिमाही की अगर आप देखें तो 6.4% हो गई। तो आज ये तो IMF का भी आप देख रहे होंगे, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक की हो, कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन अब इंडिया की जरूरत दुनिया को हो गई है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ किसने स्टैंड लिया, आज मोदी जी ने, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या चाहे इसमें भी हो, हर जगह उन्होंने लिया। और आज उस स्टैंड को रूस भी तारीफ कर रहा है, अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए हमारी तो पहली प्राथमिकता भाजपा की यह है सांसद के रूप में कि हम मोदी जी की सरकार बनाएं। चलिए, आपको लग रहा है 24 में जो इस बार चुनाव होंगे, अब चूंकि सारे लोग एक साथ होने की स्थिति आ रही है, विपक्ष एक हो रहा है, इंडिया गठबंधन एक हो रहा है, आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए 2024 होने जा रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि 1 to 1 वाली लड़ाई का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज ग्राउंड पे कहीं नहीं रह गई, न उनका कोई संगठन है, न कोई उनका नेतृत्व है। पिछले चुनाव में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अखिलेश ने और राहुल गांधी ने, आपने देखा विधानसभा के चुनाव में पिछला लड़ चुके, प्रियंका वाड्रा ने भी काफ़ी मेहनत कर ली, और क्या है आज, मतलब कै % मिला है, 1 सीट केवल जीती है। मतलब मान लीजिए एक, लेकिन अब तो राहुल बहुत बदले से राहुल है ना, अब तो पुराने वाले राहुल है नहीं जो उनको तरह तरह के तंज उन पर कसे जाते थे। राहुल अब भारत जोड़ो यात्रा करके एक नए अवतार में, या यूं कह लें कि एक नए लुक में राहुल गांधी सामने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछले 15-20 सालों में सबसे फॉर्मेडेबल इक्वेशन क्या था? सपा बसपा। मतलब सपा जाती थी बसपा आती थी, बसपा जाती थी सपा आती थी। सपा बसपा दोनों, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अभी 2019 में एक साथ मिलकर लड़े, लोगों ने कहा 70% वोट एक तरफ आ गया, मात्र तो 30% वोट पे बीजेपी कितना पा जाएगी? 10 सीट पा जाएगी। और आपने देखा कि 14 की पुनरावृत्ति हुई भाजपा के लिए। तो आज तो बसपा कहाँ है, सपा आप कांग्रेस को के साथ जोड़ने, लेकिन अब तो ये फर्ज करिए कि सब पार्टियां एक हो जाएं, जिसकी पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। भाई मायावती भी आ जाए, खैर अभी तक उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जनवरी के बाद, चुनाव के पहले एकदम 1 to 1 वाली एक के खिलाफ एक कैंडिडेट की लड़ाई, आपको लगता है बहुत टफ होने वाला है? 19 में हो चुका है। सपा, बसपा और जयंत, मतलब अजीत सिंह की पार्टी, ये 3 ही तो प्रासंगिक थी। कांग्रेस तो उस समय भी कुछ नहीं थी।
आज भी कुछ नहीं है। तो यूपी में तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और मुझे लगता है कि भाई इस बार आप देखते नहीं, आपको ग्राउंड पे क्या लगता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो सवाल इस बार वोटिंग तो सीधा सीधा लोकसभा में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, अब दूसरी तरफ से मैं पूछूं कि कौन उम्मीदवार होगा जिसको देश की जनता विकल्प के रूप में लेगी। अगर आप अखिलेश की बात करेंगे तो वो केवल यूपी तक सीमित रहेंगे, तेजस्वी की बात करेंगे तो बिहार में, ममता जी बंगाल में। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब यूपी का इलेक्शन था अभी 1.5 साल पहले, तो यूपी में तो इलेक्शन था कि योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि अखिलेश यादव। तो यहाँ तो अखिलेश यादव को अगर जीतते तो मुख्यमंत्री बनते। तो अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता ने इनको नकार दिया तो मोदी जी के मुकाबले लोकसभा ही कहाँ स्टैंड करते हैं। आप बताइए कैसे कुछ भी गठबंधन हो जाए, लेकिन आज लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम देश ने दुनिया में भारत की एक मजबूत भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में, कोविड की वैश्विक चुनौतियों में जिस तरह से वैज्ञानिकों के बीच जाके उन्होंने 2-2 वैक्सीन न केवल अपने देश को 150 देशों को दिया, जिस तरीके से सीमाओं पे गलवान में चाइना के साथ LAC पे या LOC पे, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, दोनों जगह पाकिस्तान से, आज आप देख रहे हैं पहले लोग कहते थे कि कोई लड़ाई होगी तो वो बैटल फील्ड बनेगी, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनेगा। आज जब कभी कभी लोग यहाँ तक कि वर्ल्ड वार की संभावना की बात करते थे, आज तो वो कहाँ चला गया। आज जब लोग देखते हैं हमास का इजराइल का झगड़ा, यूक्रेन का, रूस का, तो अब कहीं इंडिया, अब तो इंडिया हो गया है कि इंडिया एक आदमी दिखाई पड़ रहा देश जो मध्यस्थता कर सकता है। तो अब ये बात देश की जनता को समझ में आ रहा है कि भाई जो बाइडेन भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और पुतिन, वो दोनों एक दूसरे खून के प्यासे हैं। तो अब तो दुनिया को मोदी की जरूरत है, भारत को ही नहीं। तो ये जो इंटरनेशनल स्थिति जो बनी हुई है, इसका लगता है कि 2024 चुनाव में भी ये असर डालेगा? क्यों नहीं, बहुत असर डालेगा। मतलब आप सोचिए, इस बार अभी तक तो देश में देश के इशूज पे चुनाव होते थे, लेकिन मुझे लगता है 2024 में और समर्थन ये मिलेगा कि जिस तरीके से एक आपने इंटरनेशनल की बात कही कि उस सिनेरियो में भारत जो भूमिका निभा रहा है, कभी क्या इतना डिबेट होता था भारत के बारे में, और किस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर कोई ना कोई पॉलिसी तो है। आप पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से महिलाओं पे मोदी जी ने फोकस करना शुरू किया है, कल शक्ति मिशन उसका उदाहरण है। मैं कितने, मतलब आपको अगर स्कीम्स गिनाऊं वो तो काफी है। अब हम थोड़ा हार्डकोर लोकल पर आते हैं। आप कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस दोबारा से अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में आपको कांग्रेस का क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, आपने तो शुरू में कहा कि आप कई पार्टी, तो मैं केवल कांग्रेस में रहा हूं। नहीं, लोकतांत्रिक कांग्रेस आप लोगों ने तो हमने बनाई थी, तो वही कांग्रेस ही थी। इसलिए कि हम कांग्रेस को ठीक करना चाहते थे कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक रही है, कांग्रेस अपने मूल्यों से, कांग्रेस अपने कार्यशैली, संस्कृति, परंपराओं। ये बात मैं लगातार सोनिया गांधी जी को कहता था कि आखिर कांग्रेस पार्टी में, आज कांग्रेस पार्टी रह गई जो कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी जंग आज़ादी में भाग लिया हो। अगर वो कांग्रेस पार्टी आज JNU में जो लोग ये कहें कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या कन्हैया जैसे लोगों को, या इस तरह के लोगों को के साथ जिस तरह खड़ी है, तो इसका मतलब है कि अपने सर्वाइवल के लिए न उनके अंदर अब न देश के का हित का सवाल है, न उनके अंदर कोई देश की यूनिटी का सवाल है, या न कोई सेकुलरिज्म का सवाल है। आज तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप बताइए हमास का क्या रोल है? हमास को तो एक आतंकवादी संगठन के रूप में है, ISIS के रूप में है, तो आज कम से कम उसका तो कंडम करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई रिवाइवल होगा जिसके नेतृत्व में राहुल गांधी के इतने चुनाव लड़ेंगे और जनता ने हर जगह उनको नकार दिया। तो अब ऐसा थोड़ी काट की हांडी बार बार चढ़ती है। और आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कौन कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बसपा की सारी लीडरशिप को कांग्रेस को सौंप दिया, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया और यहाँ बसपा ने।
खाबरी बन गए, नकुल जी बन गए, कौन कौन बन गए, अब किसी नहीं, को अब तो बना दिया। वापस आ रहे हैं, वजह राय आए, हालांकि भाजपा के ही पुराने रहे हैं, लेकिन भाई वैसे देखा जाए तो कांग्रेस से आप भी भाजपा में आए, रीता बहुगुणा जोशी भी प्रदेश अध्यक्ष थी, वो भी बीजेपी तो में। आप सोचिए ये लोग क्यों आए, ऐसा थोड़ी है। मतलब निश्चित तौर से कांग्रेस कहीं न कहीं अपने सिद्धांतों से हट रही थी। राहुल में कोई सलाहियत नहीं थी कि वो कांग्रेस को, अन्यथा मैं प्रदेश अध्यक्ष या आप मतलब लोग जो बड़े बड़े, और इसी राज्य में नहीं, सभी राज्यों में लोगों ने छोड़ा। तो ये तो फिर आज कांग्रेस कहीं न कहीं अपने नीतियों से भटक चुकी है। कांग्रेस अपने, आपको लग रहा है दोबारा रिवाइव करेगी कांग्रेस, कर हमें तो रही है या नहीं कर रही? सवाल ही नहीं, सवाल नहीं ही कर नहीं, पाएगी। ना हमें तो लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए कोई पार्टी कैसे करेगी। आज हम कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, 5 साल हम जनता के बीच में रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, उनके नेता आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फोटोशॉप करेंगे, या ऐसे कहीं होगा कहीं, मतलब केवल केवल एक मतलब विजिबिलिटी के लिए, मतलब अखबार में, टीवी में हो जाए, जनता के सुख दुख में कहीं खड़े होने वाले नहीं हैं। तो आखिर जब ग्राउंड पे आज न कोई उनका संगठन है, न ग्राउंड पे उनकी कोई पार्टी काम कर रही है, आज ग्राउंड पे तो आप यकीन कर लीजिए सपा बसपा नहीं काम कर रही। ग्राउंड पे सपा वो अपनी एक कास्ट लाइन की बात करते हैं, वही उनका संगठन खड़ा हो जाता है। बसपा भी एक तरह से शून्य है। अगर आज जमीन पे गांव में प्रवास कोई कर रहा है तो केवल कर रहा है। आज हम 18 साल का व्यक्ति, कोई नौजवान जो 18 साल का हो गया, वो वोटर बने, ये काम केवल देखिए, अभी आज आपने पढ़ा होगा कि परसों प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी ने, धर्मपाल जी ने एक मीटिंग की, और सांसद से लेके हमारे शक्ति केंद्र का तक एक एक सेक्टर का इंचार्ज बनाया जाएगा कि ये तो ठीक है, संगठनात्मक तरीके से बीजेपी कहीं ज्यादा मेहनत करती है, जमीन पर ज्यादा होती है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिवाइवल की भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप कांग्रेस में भी लंबे समय तक रह चुके हैं। आखिरी सवाल के तौर पर आपको क्या दिख रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इसको आप कितने नंबर देते हैं? मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनता ही नंबर दे रही है। जिस तरीके से जनता की हर मतलब वॉक ऑफ लाइफ में आज एक सही मायने में डबल इंजन की सरकार साबित हुई। भाई केंद्र में अगर भाजपा है तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर भाजपा बनी तो ये डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट योगी जी ने शुरू किया वो दूसरे राज्यों में भी चला गया। अगर अगर ये लॉकडाउन हुआ, लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट हुआ, तो केंद्र ने अगर 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति परिवार में देना शुरू किया 80 करोड़ लोगों को, तो उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनको भी खाद्यान्न देना शुरू किया। अगर प्रधानमंत्री आवास से कोई छूट रहा तो उसको मुख्यमंत्री आवास देना शुरू किया। हर स्कीम्स में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के में नज़रिया में फर्क नहीं आया। आप देखते हैं कि जिस तरीके से कोई उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, अगर इन्वेस्टर समिट होती थी तो कोई आता नहीं था, अगर आते थे तो एमयू करके चले जाते थे, ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं होता था। आज कितने बड़े पैमाने ग्राउंड ब्रेकिंग, क्या अभिषेक जी ये नहीं मानेंगे कि जब से मोदी जी आए और जब से योगी जी आए, उत्तर प्रदेश की सड़कों में मतलब कभी एक्सप्रेस वे कोई था, एक एक्सप्रेस वे एक बना था, मायावती ने बनाया था, एक अखिलेश यादव ने बनाया। हाँ, तो एक एक था। आज 8 बन रहे हैं, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल हो, रूट है। तो कहाँ एक एक और कहाँ 8 एक्सप्रेस वे, कहाँ वही पुराने एयरपोर्ट जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से थे, आज 5 फंक्शनल एयरपोर्ट हो गए हैं और बन रहा है जेवर का, शायद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसका विकास होता, हमेशा कनेक्टिविटी हो तो होगा। तो एयर कनेक्टिविटी से यूपी जुड़ रहा है, नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर अपने आप जनता ने पूरा नंबर दे दिया। दोबारा 37 वर्षों के बाद 2/3 बहुमत से अगर सरकार बनी है तो सरकार की परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए जगदम्बिका पाल जी आपका। तो हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल, और आज इन्होंने चाहे उम्र की बात हो, उम्र को लेकर सांसद बनने की बात हो, बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात हो, कांग्रेस जिस पे कभी वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के तौर पर थे,
कांग्रेस को लेकर के लोगों के परसेप्शन की बात हो, आज इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए शो में। धन्यवाद।